मारो। आप वापस राजधानी कैसे आ गए? पिताजी। ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक एक बड़े पारिवारिक मिलन समारोह में बदल गई। एक के बाद एक जवान सैनिकों को अपने सगे पिता मिलते चले गए। दरअसल उस समय के संस्थापक सम्राट ने साम्राज्य को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रूप से उत्तरी सीमा पर 1 लाख जवान लड़कियां भेजी थीं, ताकि उन्हें सैनिकों की पत्नियां बनाया जा सके। गर्भवती होने के बाद उन्हें गुप्त रूप से वापस ले जाया जाता था। उनसे पैदा हुए बच्चों को मिलाकर एक सेना बनाई गई और अंत में उन्हें अलग अलग सामंत राजाओं की कमान में सौंप दिया गया। हालांकि ये झेम्बे कई वर्षों से उत्तरी सीमा पर तैनात था, लेकिन उसे भी इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसका उत्तरी सीमा का सेनापति बनना भी सिर्फ ये परिवार के पूर्वजों की उपलब्धियों और युवराज के होने वाले जीजा होने की हैसियत की वजह से हुआ था। आखिर अपने ही पिता से लड़ने का सवाल ही कहाँ उठता है। इस तरह युवराज ने बिना जरा भी मेहनत किए दूसरे राजकुमार के सम्राट बनने के सपने को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस समय जेल की गहराई में ये झेम्बेई अभी भी यह सोच रहा था कि दूसरे राजकुमार के सम्राट बनने के बाद उसे किसी गैरशाही परिवार के राजा की उपाधि मिल जाएगी। जब उसने जेल का दरवाजा खुलते देखा तो उसे लगा कि उसे रिहा करने कोई आया है, लेकिन सामने रोती हुई उसकी बहन और परेशान चेहरे वाला उसका पिता खड़ा था। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। आखिर में जेल के सिपाहियों ने तीनों को एक ही जेल की कोठरी में बंद कर दिया। इस घटना के बाद सम्राट ने देख लिया कि युवराज अब अकेले ही बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकता है, इसलिए उसने अपना सिंहासन युवराज को सौंप दिया। लेकिन उसके समय से पहले संन्यास लेने की असली वजह यह थी कि मेरी माँ को महल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस पहाड़ों और नदियों की सैर करना पसंद था। और अब मेरी और शेन यू की शादी भी शुरू होने वाली थी। इस दिन पूरी राजधानी के लोगों ने देखा कि असली दसली लंबा दुल्हन का श्रृंगार किसे कहते हैं। पूर्वी महल से लेकर जिनलुआन महल तक हर 3 कदम पर एक शादी का सजावटी स्टॉल लगा हुआ था। युवराज, क्या हम कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं कर रहे? श्याओ वू, तुमने गलत कहा। आज से इस महल में न कोई युवराज है, न कोई माँ। अब सिर्फ तुम्हारा पति है। ऊंचे आसन पर सम्राट बिल्कुल सीधे बैठे थे। उनकी आंखें थोड़ी लाल थी और चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे आखिरकार उनके बेटे की शादी हो ही गई हो। मेरी माँ उनके बगल में गरिमापूर्वक बैठी थी, लेकिन जब किसी का ध्यान नहीं था तो उसने मेरी तरफ आंख मारकर चुपके से अंगूठा ऊपर कर दिया। मुझसे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। घूंघट के नीचे की छोटी सी जगह से मैंने देखा कि शेन यू के कपड़ों का किनारा हल्का सा हिला। वह बहुत गंभीरता से झुका और प्रणाम करते समय लगभग मेरा हाथ छूने वाला था। उस पल मैं अचानक कुछ देर के लिए खोसी गई। पहले वह युवराज था, फिर मेरी माँ बन गया। राजधानी में साथ बिताए दिनों से लेकर उत्तरी सीमा पर भेड़ की टांगे खाने तक, इस पूरे सफर में कितनी मुश्किलें आईं। उसने मुझे कई बार बेवकूफ़ कहा, मैंने भी उसे कई बार परेशान करने वाला कहा, लेकिन जब भी मैंने पीछे मुड़कर देखा वह हमेशा मेरे साथ था। आज के बाद तुम मेरी महारानी हो। शादी के बाद कमरे में पहुंचने पर शेन यू मेरी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी उतावला नहीं था। आखिरकार इस पल का इंतजार था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैं घबराकर बोलने लगी, युवराज नहीं, पति भी नहीं, माँ, तुम इस पल का इंतजार कर रहे थे।